हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल SKD फार्मेसी में। मैं अमन शर्मा आज आपको डी फार्म सेकेंड ईयर के सिलेबस में फार्माकोलॉजी के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक टॉपिक है जिसका नाम है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन को याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और इसी तरह हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरुआत करते हैं डिफिनेशन के साथ। कभी आपने सोचा है कि जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर जब किसी चीज़ को सोचकर आपको बहुत ज़्यादा चिंता होता है या तनाव होता है पास्ट को लेकर या फ्यूचर को लेकर के, तो आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है? आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हाइपर मीन्स ज़्यादा टेंशन मतलब तनाव, ज़्यादा तनाव। ठीक है, ज़्यादा तनाव का मतलब ये है जब हम लोग का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपने नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हो जाए। कितना हो जाए? 140 mmHg, या फिर जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ये अपने नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। ये ज़्यादा कैसे होता है? ये बार बार मैं ब्लड प्रेशर का नाम ले रहा हूँ, ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है बीपी का। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपको जानना ज़रूरी है कि जो बीपी का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 120/80 होता है mmHg में। ठीक है, बार बार मैं एक वर्ड नाम ले रहा हूँ, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। आज हम लोग चलिए यही इसी चीज़ को देखते हैं। ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर। ठीक है, ब्लड का प्रेशर किस पे? ब्लड वेसल्स पे। ठीक है, तो वही यहाँ पर बता रहा है जो ब्लड का प्रेशर से वो प्रेशर कितने फोर्स से ब्लड के वेसल्स पे एक्सर्ट हो रहा है, वही होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर, ठीक है, exerted by the blood on the arteries or blood vessels। आर्टरीज या ब्लड वेसल्स पे ब्लड का कितना प्रेशर उस पर लग रहा है वही होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब तक आपको समझ में आ गया हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक अपने नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाते हैं तो हाइपरटेंशन में चले जाते हैं। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? तो 120/80। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड का प्रेशर उसके आर्टरीज या फिर ब्लड वेसल्स पे कितना पड़ता है। ठीक है, और जो पड़ता है उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, वैल्यूज़ उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि किस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, देखिए जो नॉर्मल वैल्यू है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का, नॉर्मल वैल्यू एक 120 और 80। ठीक है, जो प्री हाइपरटेंशन है, जो प्री हाइपरटेंशन को हम लोग ये भी कह सकते हैं जो कॉमनली सबको होता है। जैसे कल की चीज़ें मुझे याद नहीं है तो थोड़ा मुझे गुस्सा लग रहा है अपने आप पे, ये सब नॉर्मल चीज़ है कि उससे मेरा झगड़ा हो गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, उसने मेरे को ऐसे बोला, ये भी थोड़ा नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो ये 120 से 129 के बीच में आता है। और जो डायस्टोलिक है ये 80 से नीचे ही रहे तो उसको हम लोग प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। और स्टेज 1 हाइपरटेंशन क्या होता है? जब 130 से 139 चला जाए सिस्टोलिक और जो 80 से 89 चला जाए डायस्टोलिक तो उसको कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन क्या होता है? जब 140 सिस्टोलिक ऐसे ही बना रहता है, जो आप देखते हैं तो 80 और डाई ऐसे ही लिखा रहता है। ठीक है, तो जब ये इसका जो स्टेज 2 में 140 या उससे ज़्यादा हो जाए सिस्टोलिक और जब डायस्टोलिक में 90 या उससे ज़्यादा हो जाए तब उसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, इस अब हाइपरटेंशन क्राइसिस, क्राइसिस मतलब होता है बहुत भयानक। ठीक है, जब आपका हाइपरटेंशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे हायर देन 180, 180 से ज़्यादा हो जाए और जो आपका ये 80 था ये आपका 120 चला जाए तो उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है। इसमें इंसान की जो आर्टरीज है उसके फट जाने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इसके देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है ये पूरे 100 में से 90 से 95% लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं, जो कि कॉमनली ऑल पीपल में होता है। इसका कोई मेडिकल कंडीशन अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं चला है। ठीक है, जो दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इसमें जो आपका ब्लड प्रेशर है ये कैसे इंक्रीज होता है जब आपका किडनी खराब हो, किडनी का कोई डिसऑर्डर हुआ रहा है या फिर आपका कार्डियक या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हुआ रहा है या फिर
हार्ट मसल्स में डिजीज़ हुआ रहा है, ठीक है। अब हम लोग हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंशन के हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से ड्रग देंगे उसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उस क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए हम लोग फार्मूला है, ये फार्मूला है, वे कार को दागे। दागने का मतलब ये है, जैसे नहीं कहते हैं साउथ की मूवी में या फिर किसी भी मूवी में कि उसको बंदूक से दाग दिए, तो वही दागे है। वे कार को दागे, कार को ही दागे, इंसान को नहीं। वे कार को दागे, दागे से मतलब ये, वे से वैसोडायलेटर, सी ए से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसके बाद से आपका डी से डायूरेटिक, ठीक है। ए से आपका एसई इनहिबिटर, फिर एक और ए है, इससे आपका एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट, ठीक है। जी से आपका गैंग्लियन ब्लॉकर, उसके बाद से आपका एक और है, दागे का ए वर्ड यूज करिए, एडर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, वे कार को दागे, वे से वैसोडायलेटर। वैसोडायलेटर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि वैसोडायलेटर और कभी भी आ जाए तो आपको हाइड्रालाजिन लिख देना है, नाइट्रोग्लिसरीन लिख देना है, मिनॉक्सिडिल लिख देना है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो साउथ का मूवी का एक हीरो है जिसका नाम होता है बीरप्पा मिल, ऐसे बड़े बड़े मूछें होती हैं, ठीक है। एम्लोडिपिन हो गया। डी से डायूरेटिक है, डायूरेटिक में हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड आ जाता है, फिर आप इसमें फ्यूरेसेमाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। एसई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम इनहिबिटर, इसमें आता है आपका कैप्टोप्रिल, राम से याद करिएगा, रामीप्रिल, इनालाप्रिल, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में लोसार्टन और कैंडिसार्टन। गैंग्लियन ब्लॉकर में ट्राइमेथाफेन। एडर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर में देखिए, इसमें भी एडर्जिक जो आपका है, एडर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, इसमें 3 तरह की कैटेगरी के ड्रग हैं। आप चाहे तो इसको ना लिख के डायरेक्ट इसमें से कोई 3 ड्रग लिख सकते हैं, लेकिन याद रहना चाहिए आपको। जैसे अल्फा ब्लॉकर आ गया तो प्राजोसिन टेराजोसिन आ जाएगा, बीटा ब्लॉकर आ गया तो एटिनोलोल इस्मोलोल आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर आ गया तो लेबेटालॉल और कार्बिडिटोल आ जाएगा, ठीक है। ये था इसका आसान भाषा में समझने का तरीका। अब हम लोग बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन एसई इनहिबिटर का, ठीक है। 2 फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम लोग देखेंगे, नहीं तो पता चला कि आप एग्जाम में अगर हर कैटेगरी का अगर लिखते चले गए तो एग्जाम में लिख ही नहीं पाएंगे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन एसई इनहिबिटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एसई इनहिबिटर होता है, जो हमारे एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में जो कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है एसई, उसको ये इनहिबिट कर देता है। मतलब एसई इनहिबिटर कंप्लीटली इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन सेकंड। मतलब ये एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने ही नहीं देता है, ठीक है। एसई इनहिबिटर जो होता है ये हमारे रीनल और कोरोनरी ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। बोरो रिसेप्टर फंक्शन इज रिसेट, जो ये बोरो रिसेप्टर फंक्शन है ये रिसेट हो जाता है। अब ये बोरो रिसेप्टर क्या होता है, ये बोरो रिसेप्टर का मतलब ये होता है, ये बोरो रिसेप्टर, बोरो मतलब होता है सेंसर और रिसेप्टर मतलब होता है कि उस इंफॉर्मेशन को सिग्नल में चेंज कर देना। बोरो रिसेप्टर एक ऐसा सेंसर होता है जो आपके ब्लड के प्रेशर को एग्जैक्ट बताता है कि हाँ कितना है, कितने ब्लड के फ्लो से चल रहा है। जैसे ये सेंसर है, ठीक है, बोरो से। रिसेप्टर में क्या होता है, ये आपका जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इसी को ये रिसेट कर देता है। जो आपका अल्डोस्टेरोन का जो सिक्रेशन होता है इसको रिड्यूस कर देता है। अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन मतलब एल्डोस्टेरोन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो आपका एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो जो आपका ये किडनी होता है, ये किडनी के जस्ट ऐसे त्रिभुज आकार में पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। एसई इनहिबिटर क्या करता है, वेसोडायलेशन करता है। जो वेसल्स जो पतली हो गई रहती हैं उसको डायलेट कर देता है, ठीक है, और यहाँ से ब्लड का फ्लो अच्छे से हो पाता है। अब हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं वैसोडायलेटर का। वैसोडायलेटर का फार्माकोलॉजिकल एक्शन में बहुत ईजी यार, एक तरह से देखा जाए ना तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन सब एक जैसा ही है। अगर हम लोग हाइपरटेंशन का पढ़ रहे हैं तो एंटी हाइपरटेंशन का मतलब यही ना हुआ कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दिया जाए। तो हाइपरटेंशन कैसे कैसे ट्रीट हो पाएगा, तो आपका जब ये ब्लड वेसल जो पतला हो गया है ये जब चौड़ा हो जाएगा तो आपका ब्लड का फ्लो भी धीरे धीरे हो जाएगा, आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। बस थोड़ा इसी टाइप में सोचिए कि अगर हम डायूरेटिक दे रहे हैं, अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ डायूरेटिक, तो डायूरेटिक क्या करता है, हमारी यूरिन के रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। जब यूरिन का रेट जब बढ़ा देगा तो वैसे ही हम लोग का ब्लड प्रेशर हम लोग का नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो वैसोडाइलेटर है, वेसल्स को डायलेट करने वाला, इसमें हाइड्रोलाजीन आता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। ठीक है, ये दूसरा जो होता है इसका वर्क, ये फ्लूइड रिटेंशन और पीआरए को इंक्रीज कर देता है। पीआरए मतलब होता है पीनल रिएक्टिव एंटीबायोटिक, और फ्लूइड रिटेंशन मतलब ये जो किडनी में जो फ्लूइड का रिटेंशन होता है उसको बढ़ा देता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये क्या करता है, कोरोनरी और रीनल जो ब्लड का फ्लो होता है उसको बढ़ा देता है। जो इसके में वैसोडाइलेटर की सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, जो काम करने की जो क्रिया होती है बहुत ही स्लो होती है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक होती है। ठीक है, अगर इसको हम लोग मतलब आईवी दिया जाए तो आईवी में इसको 15 से 20 मिनट में वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन पहले डाययूरेटिक का देख लेते हैं। अब डाययूरेटिक नाम आ गया तो मतलब आपका क्या करेगा, थायजाइड। डाययूरेटिक आपके जो भी स्ट्रोक, हार्ट है, मतलब हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ है वो सबको जो दर है उसको कम कर देगा। ठीक है, जो थायजाइड है ये आपके कैल्शियम लेवल और को मेंटेन कर देगा, बढ़ा देगा, और जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसको डिक्रीज कर देगा। ऑस्टियोपोरोसिस में होता है जो आपका बोन्स वीक हो जाए, अब ब्रिटल हो जाए। ब्रिटल मतलब हो जाता है जैसे इजली ब्रोकन, तब उसको डिक्रीज कर देता है, जिससे आपका हड्डी जो रहता है वो मजबूत हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग यूज देख लेते हैं एसी इनहिबिटर का। एसी इनहिबिटर का जो यूज़ होता है ये हाइपरटेंशन में फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पर यूज होता है। ठीक है, और जो एसी इनहिबिटर में ये कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के लिए भी ट्रीट किया जाता है, और इसका यूज हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के रूप में भी करते हैं। ठीक है, गैंग्लियन ब्लॉकर में कौन कौन से ड्रग आए थे, ट्राइमेथाफेन आया था, तो गैंग्लियन ब्लॉकर का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम लोग ब्लड प्रेशर सर्जरी के दौरान जो ब्लड बीपी हाई होता है उस टाइम हम लोग ट्राइमेथाफेन का यूज करते हैं। ठीक है, इसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है, कंट्रा इंडिकेशन मीन्स होता है निषेध। जब हम लोग एसी इनहिबिटर किसी को देते हैं तो प्रेगनेंसी वाले औरत को नहीं देना चाहिए। ठीक है, प्रेग्नेंट वाले औरत को नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये एरोटिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट को नहीं देना चाहिए। अब ये क्या होता है एरोटिक स्टेनोसिस, स्टेनोसिस में तो होता है नैरोइंग। जब आपका जो एरोटिक जो वाल्व होता है, जैसे आपका मान लीजिए ये हार्ट के 2 चेम्बर हैं, इन दोनों चेम्बर में यहाँ पर एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, एक होता है बाइकस्पिड वाल्व। ये जो वाल्व होता है जब इसमें ये वाल्व जब आपका पतला हो जाता है तब वही आपका एरोटिक स्टेनोसिस हो जाता है। पतला हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो भी कम हो जाता है, और जिससे आपका पूरे बॉडी में पर्याप्त रूप से पहुंच नहीं पाता है, तो वैसे पेशेंट को नहीं देना चाहिए। सीवियर रीनल स्टेनोसिस, जब आपका जो रीनल आर्टरीज होती है जब वो आपकी पतली हो जाती है तब उस कंडीशन में भी एसी इनहिबिटर नहीं देना चाहिए। को आर्किटेशन ऑफ एरोटा, जो एरोटा होता है जब ये एरोटा मतलब जिसमें ऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड पूरा हमारे शरीर में जाते हैं जिस माध्यम से, जब ये पतली हो जाती है तो उसको कहते हैं कोआर्टिकेशन ऑफ एरोटा। ठीक है, अब हम लोग डोज के बारे में देख लेते हैं कि इसका डोज क्या होता है। ठीक है, तो जो इसमें क्लोनिडीन है, क्लोनिडीन ये मार्केट में 0.025, 0.1, 0.15 mg के तौर पे उपलब्ध होता है टैबलेट में, और इंजेक्शन में 0.15 mg होता है। ठीक है, जिसका हम लोग यूज 0.1 से लेकर के 0.3 mg पर डे करते हैं 1 सप्ताह के लिए। रिस्पेरेन है जो ये मार्केट में 0.25 mg टैबलेट आता है, इसको हम लोग यूज 0.1 mg पर डे के तौर पे कर सकते हैं, और ये डाययूरेटिक पे देने पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। डाययूरेटिक के साथ देने पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब हम लोग बात करते हैं इनालाप्रिल के बारे में। कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल ये सब आपका एसी इनहिबिटर है। ये अगर एडल्ट को दे रहे हैं तो 5 mg एक दिन में देना चाहिए, बच्चे को दे रहे हैं तो डोज उसके बॉडी के वेट के हिसाब से देना चाहिए, 0.08 mg पर kg के हिसाब से देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।